हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आज हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी है। लास्ट टाइम हमने जनरली प्रोटॉन्स की थी और इलेक्ट्रॉन्स की थी। तो देखिए बेटा, जो डिस्कवरी है जनरली न्यूट्रॉन की वो किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी इन 1932। आज के टाइम में आपको कोई पूछता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप इजिली बता पाते हो कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। एटम मतलब एटम के सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो बाहर जो आपके रिवॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, आज के टाइम में आपको एटम का स्ट्रक्चर पता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमें पहले नहीं पता था। हमने जनरली मीन्स साइंटिस्ट ने एक एक करके इनकी डिस्कवरी करी थी। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की करी, देन फिर प्रोटॉन की करी, देन न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा। तो आज हमने अपने लेक्चर में यही पढ़ना है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब साइंटिस्ट ने क्या करा, दो एटम्स लिए, हीलियम एंड हाइड्रोजन, इनके मास को आपस में कंपेयर किया। वो कैसे देखे? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 और हाइड्रोजन का 1। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर कितने हैं प्रोटॉन्स? 1 प्रोटॉन है। ठीक है, और बेटा जो मेनली एटम का मास होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीलियम का मास होगा वो 2 प्रोटॉन की वजह से होगा, और हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 1 प्रोटॉन की वजह से होगा। क्लियर? मतलब कितना हुआ यहाँ पर? दैट इज 2 यूनिट, और यहाँ पर कितना हुआ? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको पता ही कितने के इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना अप्रोक्स होता है 1 AMU। क्लियर बच्चे? तो अब क्या देखा गया? अब ये देखा गया कि अगर हीलियम का मास 2 यूनिट है और हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है, और हम इसके मास को कंपेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स अगर हीलियम यहाँ पर 2 यूनिट आ रहा है और हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 1 यूनिट। मतलब हाइड्रोजन के अगर मेरे पास 2 एटम है तो ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट होना चाहिए। समझ आ रही है बात? अगर हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम में ले लेती हूँ तो यहाँ पर इसका मास हीलियम के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 यूनिट है, यहाँ से 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं देखा गया। एक्चुअली में क्या हुआ, हीलियम का मास इन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से क्या आया? ज़्यादा आया। क्लियर? तो यहाँ पर ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो वो क्या देखा गया कि अब अगर हीलियम का मास अभी भी ज़्यादा आ रहा है हाइड्रोजन से, तो इट मीन्स एटम के अंदर कोई तीसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल जो कि मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो क्या कौन सा होगा एटम? जनरली दैट इज न्यूट्रॉन। तो उसी की डिस्कवरी को हमने आज पढ़ना है। क्लियर बच्चे? उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? दैट इज जेम्स चैडविक ने इन 1932। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने कहा कि मैं एक फास्ट मूविंग पार्टिकल लेता हूँ, दैट इज अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल आपको पता है दैट इज पॉजिटिवली हीलियम एटम। ठीक है, वो कैसे? जैसे हीलियम है He+2, इसका मतलब क्या? दैट इज अल्फा पार्टिकल। अगर आप सिंपल हीलियम लिखते हो दैट इज 2 and 4। यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। बट इन केस प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट चार्ज कितने? +2, 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। इसीलिए मैंने इसको हीलियम +2 से यहाँ पर क्या करा है? डिनोट किया है। क्लियर बेटा? तो दैट इज अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो उसने क्या करा? अल्फा पार्टिकल लिया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, और एक बेरिलियम टारगेट लिया। ठीक है, जनरली आप यहाँ पर कोई लाइटेस्ट पार्टिकल लिथियम ले सकते हो, बोरॉन ले सकते हो। ठीक है, मैंने बेरिलियम लिया। ठीक है, बेरिलियम, ये उसने एक टारगेट अपना फिक्स करा कि मैंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट के ऊपर क्या कराना है? जनरली बोम्बार्ड कराना है, मतलब हिट कराना है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल बेरिलियम टारगेट के ऊपर क्या हुआ? हिट हुआ, बोम्बार्ड हुआ, तो यहाँ पर उसने देखा कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है। ठीक, तो वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शन से मतलब कुछ रेज निकली है, और वो जो रेज हैं वो उसने उस चार्ज डिटेक्टर में डिटेक्ट की है। तो उसने वहाँ से देखा जो वो पार्टिकल है वो क्या है? न्यूट्रॉन है। तो ऐसा जनरली देखा गया, लेकिन अब इस चीज़ को उसने वेरीफाई कैसे करा? उसने कहा कि अगर मैं चार्ज डिटेक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, ऊपर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इन रेज में कोई चार्ज होता, सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती। ऐसे ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये रेज क्या होनी चाहिए थी? डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। बट इन रेज ने ऐसा कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा। तो जब डिफ्लेक्शन शो नहीं करा तो उसने कहा कि चार्ज डिटेक्टर ये शो कर रहा है कि इन रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं है तो उनको नाम दे दिया गया किसका? न्यूट्रॉन का। क्लियर बच्चे? कितनी बात क्लियर है? मतलब दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। क्लियर? सेकेंड थिंग उसने क्या देखी?
कि चलो हमने मान लिया कि न्यूट्रॉन क्या एक न्यूट्रल पार्टिकल है, बट क्या न्यूट्रॉन का मास होता है? उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए उसने क्या करा, इन रेज, ये जो यहाँ पर बेरिलियम से बम्बार्ड कराया है, ये जो रेज निकल रही है इनके यहाँ पर बीच में क्या लगा दिए, एक पैराफिन वैक्स, दैट इज अ पैराफिन वैक्स। तो क्या हुआ, जब ये रेज निकली इन्होंने क्या करा, इस पैराफिन वैक्स को भी क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और पैराफिन वैक्स को क्रॉस करते हुए यहाँ से क्या रिलीज कर दिए, दैट इज प्रोटॉन्स। ठीक है, तो वहां से देखा गया कि मतलब इन रेस का कुछ ना कुछ मोमेंटम तो है। मोमेंटम मतलब कि अपना मास है और वेलोसिटी है। मोमेंटम क्या होता है बेटा, दैट इज p इज इक्वल टू mv, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। मतलब क्या है कि अगर ये रेस पैराफिन वैक्स को क्रॉस कर रही है तो इनका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो मतलब ये जो रेस हैं, मतलब जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं, तो मतलब उनका कुछ ना कुछ मास होगा, और वो मास किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब ये रेस पैराफिन वैक्स से निकल रही हैं तो ये क्या कर रही है, रिलीज क्या कर रही है, प्रोटॉन रिलीज कर रही है। तो उसने ऐसा मान लिया कि हो सकता है कि जो इनका मास है नियर बाय प्रोटॉन के इक्वल हो। तो वो कैसे देखा इसने, देखिए इसने ये क्या लिया, दैट इज हीलियम एटम, नेक्स्ट बेरिलियम से इसने बम्बार्ड कराया, जैसे ही बम्बार्ड कराया यहाँ से इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, प्रोटॉन, दैट इज अ कार्बन, और बाहर क्या निकल गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, कैसे देखिए, हीलियम ये एटॉमिक नंबर है 4 + 2 6, यहाँ पर क्या गया 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का। नेक्स्ट 4 + 9 13, अब 13 तो यहाँ पर नहीं आया, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 रख दिया, बचा कितना 1, तो 1 कहाँ पर चल गया न्यूट्रॉन पे। तो उसने यहाँ से क्या निकाल लिया कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो जनरली कितना होता है 1, और उसका चार्ज होता है जनरली वो कितना होता है 0। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम इस तरीके से भी क्या है सिंबलाइजेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जनरली फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, हम जनरली मास लिखते हैं। तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया कि न्यूट्रॉन का मास कितना हो सकता है 1, अप्रोक्सीमेट 1 AMU मतलब 1.67 × 10⁻27 kg। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जनरली जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट ही होता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ऐसा देखा गया है, क्लियर है। तो ये थी जनरली न्यूट्रॉन की डिस्कवर। यहाँ से क्या हो गया था, जनरली न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया था, और ये देखा गया था कि एटम के अंदर 2 नहीं 3 पार्टिकल है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तभी क्या हो रहा है, उनका मास इक्वल हो रहा है। नहीं तो ये वाला जो मास है हीलियम का, जब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करा था तो ये मास क्या आ रहा था, इक्वल नहीं आ रहा था, हीलियम का मास क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। तो उस चीज़ को जनरली न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आया, एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल आया जिससे ये मास क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है बेटा। चलिए जनरली अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, इनके ऊपर कोई चार्ज था नहीं था, तो इट मीन्स दे कैरी नो चार्ज। क्लियर। सेकेंड, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, हाई होती है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने पैराफिन वैक्स को भी क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया। पैराफिन वैक्स समझते हो ना, मॉम जैसी होती है जो, ठीक है, तो वहां से भी ये रेस क्या होगी, क्रॉस करके निकल चुकी है। तो इट मीन्स इनकी पेनिट्रेशन पावर मतलब अंदर जाने की जो क्षमता है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयनाइजेशन। ये कोई आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जनरली, आप कह सकते हो न्यूट्रॉन्स की। और मास भी लिख सकते हो, मास कितना देखा गया इसका, जनरली अप्रॉक्स 1.6 × 10⁻⁻27 kg मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।